Hello student. Today I'm going to solve one problem on limited liability partnership final account as per the LLP Act 2008 format. First of all, I will read that problem for you. From the following particulars of Rana and Mana, you are required to prepare statement of income and expenditure for the year ended 31st March 2023 and the statement of assets and liability as on that date after taking into consideration the additional information. अभी क्या इसका मतलब क्या है कि हमें बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे स्टेटमेंट कहा जाता है क्योंकि हमें बनाना है एज पर द LLP एक्ट 2008। अभी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपको दिया है, दैट ट्रायल बैलेंस इज फॉर 31st मार्च 2023। फिर ट्रायल बैलेंस तो नॉर्मल है जो हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। जो आइटम्स है वो ओपनिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, परचेज, सेल्स, रानाज कैपिटल, मानाज कैपिटल, रानाज ड्राइंग, मानाज ड्राइंग, देन बिल्स पेएबल, ये सब ऐसे मतलब नॉर्मल अपना ट्रायल बैलेंस है। और उसके नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं। टोटल 7 एडजस्टमेंट्स आर देयर टोटल। अभी वो 7 एडजस्टमेंट कैसे करना है, उसको कैसे इफेक्ट देना है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि हमें फॉर्मेट बनाना है। कौन सा फॉर्मेट है? तो 2 प्रकार के फॉर्मेट हमें बनाना होता है। एक तो बैलेंस शीट फॉर्मेट है, उसमें आपको एक साइड है वो लाइबिलिटी साइड कहा जाता है, उसमें 7 आइटम्स आर देयर। तो लाइबिलिटी साइड को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटीज। ये वर्टिकल स्टेटमेंट है, ये आपको पता है कि वर्टिकल स्टेटमेंट में हमें ये LLP का फाइनल अकाउंट बनाना है। अभी इसमें और 12th स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है ये तो आपको तो पता ही है। 12th स्टैंडर्ड में हम हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ द बैलेंस शीट बनाते थे, मतलब T टाइप, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी एंड राइट हैंड साइड एसेट्स। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब वर्टिकल स्टेटमेंट बनाना है। और उसमें ये आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। ये फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। और उसके लिए नोट अलग बनाना है, नोट नंबर्स अलग बनाना है। ये नोट नंबर मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं। टोटल 15 नोट्स है बैलेंस शीट के लिए। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो स्टेटमेंट है उसके लिए ये बैलेंस शीट नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर for the year ended, जो भी ईयर एंडेड रहेगा, अपना ईयर एंडेड है 31st मार्च 2023। और हमें ये फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इनकम पार्ट होता है, दूसरा पार्ट एक्सपेंडिचर। इनकम में 3 प्रकार के इनकम है। एक तो टर्नओवर है जो सेल्स कहला जाता है, वो 16 में आएगा, यहाँ पे 16 नोट नंबर 16 में आएगा। दूसरा है इनकम, अदर इनकम, अदर देन सेल्स जो रहता है उसको बोलते हैं अदर इनकम, वो 17 में। तो ऐसे हमें हर एक इसके लिए नोट्स बनाने हैं। और टोटल 25 नोट्स आर देयर, यू हैव टू प्रिपेयर 25 नोट्स। और हर एक आइटम अप्रोप्रिएट हेडिंग के अंदर जाएगा। अभी एक्सपेंसेस में भी परचेस है, पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो एक्सपेंसेस होता है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है एंड अदर एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस इसके अंडर नहीं आता है वो हम अदर एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। और ये टोटल एक्सपेंसेस। बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। उसमें से जो भी आपका टैक्स प्रोविजन रहेगा वो माइनस करने के बाद आपको आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ये माइनस ये आपको आएगा ये।
अभी ये जो नेट प्रॉफिट है वो किन के लिए है? ये नेट प्रॉफिट है, ये जो अपना ये है पार्टनर्स है, हमारे यहाँ पे दो पार्टनर हैं, एक है राना और दूसरा है माना। ओके, तो इसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये कैपिटल में एक्चुअली ऐड होता है या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे ये प्रॉफिट कैपिटल में। तो अभी प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम का, जो भी आइटम्स है वो पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करवा के लेते हैं। ट्रांसफर कहाँ पे करवाएंगे? ट्रांसफर अप्रोप्रिएट हेडिंग, मतलब अगर बैलेंस शीट का आइटम रहेगा तो बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट का आइटम रहेगा तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो अगर दिया है तो वो प्रॉफिट एंड ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ये तो आपको पता है। यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट में आएंगे और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक में दिया है ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक कितना दिया है? 16,50,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16,50,000। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, तो एक्सेल में मैंने ये फॉर्मेट बना के रखा है, लिंकेज दे के रखा है, तो ऑटोमेटिकली ये आएगा। आप जब अपने बुक में अगर आप करोगे तो ये नहीं आएगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा, वो एंड में करना है। टोटल जो है इनका जो टोटल भी आता है, ये टोटल हम लोग एंड में क्या करने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं एंड में। तो पहले तो हम सब ट्रांसफर करवा के लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल, अभी बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट का आइटम है, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल करके है, तो यहाँ पे हम ट्रेड रिसीवेबल में लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल। कितना है बिल्स रिसीवेबल? बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे 2,25,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2,25,000। देखो यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली आ गया और ये बिल्स रिसीवेबल कितना है? नंबर 13 है, ट्रेड रिसीवेबल 13 में ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे भी आ गया है। ये मैंने एक्सेल में ये दे के रखा है। नेक्स्ट है परचेज। परचेज कितना है? 21 लाख परचेज है। परचेज तो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। तो परचेज क्या है? 19 नंबर है, तो हम 19 नंबर पे जाएंगे और परचेसेस में लिखेंगे कितना है परचेज? 21 लाख। तो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं 21 लाख। यहाँ पे मैंने लिख दिया 21 लाख। तो आप देखेंगे यहाँ पे 19 पे 21 लाख यहाँ पे आ गया है। ठीक है, वो तो आता ही रहेगा, मैं अभी वापस मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसका। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स मतलब टर्नओवर। टर्नओवर कितना है? 30 लाख है, तो सेल्स भी यहाँ पे ही आएगा। सेल्स कितना है? 16 में देखो यहाँ पे देखना है टर्नओवर, यहाँ पे 30 लाख, सो 30 लाख मैंने लिख दिया 30 लाख। तो ऐसे करके हमें एक एक आइटम आगे 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 बढ़ाते जाना है। रानास कैपिटल अभी ये 15 लाख और मानास कैपिटल 13,50,000, ये आएगा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। बैलेंस शीट में किधर आएगा? कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि ये पार्टनर्स फंड है, तो कंट्रीब्यूशन में कैपिटल आएगा, यहाँ पे आएगा राना और एक 2-3 लाइन छोड़ के नीचे लिखना है माना, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस रहेगा तो इसमें ऐड या माइनस करना है। तो यहाँ पे राना का कितना है? राना का है कैपिटल 15 लाख और इसका 13,50,000। तो यहाँ पे 15 लाख और इसका 13,50,000, 13,50,000। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 13,50,000। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स तो आपको पता ही है कि ड्राइंग्स हम कैपिटल में से क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग, रानास ड्राइंग कितना है? 1,08,375।
तो यहाँ पे 1,08,375 माइनस करके लिखेंगे 1,08,375 माइनस क्यों? क्योंकि हमें वो डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेस ड्राइंग्स। वैसे ही हम मानस में भी लिखेंगे लेस ड्राइंग। मानस का ड्राइंग कितना है? मानस का ड्राइंग है 75,000 से, सिर्फ 75,000, लेकिन माइनस करना है, माइनस 75,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ड्राइंग तो हो गया, अभी बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड मतलब बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल मतलब ट्रेड पेएबल्स में आएगा। अभी ट्रेड पेएबल्स यहाँ पे देखो, क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेएबल 6 नंबर है, तो हम लोग 6 नंबर ढूंढेंगे। किधर है 6 नंबर? तो 6 नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देंगे ट्रेड पेएबल्स। कितना है ट्रेड पेएबल्स? यहाँ पे दिया है ट्रेड पेएबल्स है 3 लाख। तो 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख मैं लिख देता हूँ, ट्रेड पेएबल्स 3 लाख। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिटर्न आउटवर्ड 33,750। जो परचेस किया हुआ माल हम रिटर्न करते हैं, इसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। तो ये परचेस रिटर्न, तो ये सेल्स में से हमें लेस करना है 33,750। तो हमें इनकम स्टेटमेंट में जाना है, यहाँ पे परचेस में से लेस करना है, सेल्स में से नहीं। परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न से लेस करना है। तो परचेस कहाँ पे है? 19। सो 19 में हमें जाना है और वहाँ पे रिटर्न करके है, कितना है रिटर्न? रिटर्न है 33,750। तो 33,750 हम माइनस करके लिख देंगे, माइनस 33,750। माइनस क्यों? क्योंकि हमें लेस करना है परचेस में से। नेक्स्ट क्या है? रिटर्न इनवर्ड। जो माल बेचा था वो वापस आ गया, इनवर्ड आ गया, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो ये सेल्स में से लेस करना है, वो भी 37,500 है। तो सेल्स कहाँ पे है? टर्नओवर। तो यहाँ पे माइनस 37,500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैश इन हैंड 19,125। ये तो बैलेंस शीट आइटम है एसेट साइड का। तो कैश इन हैंड का क्या नंबर है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 14 नंबर। तो 14 नंबर हम ढूंढेंगे। तो किधर है 14 नंबर? 14 नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश इन हैंड। कितना है कैश इन हैंड? कैश इन हैंड दिया है, देखते हैं, 19,125। एंड कैश इन बैंक ऑल्सो इज देयर 5,62,500। पहले तो 19,125 को लिखते हैं, 25 मैंने लिख दिया। कैश इन बैंक भी है तो वो भी लिख देता हूं मैं, कैश इन बैंक। कितना है कैश इन बैंक? वहां पे दिया है कैश इन बैंक आपको 5,62,500। तो 5,62,500। ओके, ये हो गया कैश इन बैंक। अभी दूसरा यहाँ पे दिया है सैलरीज। सैलरीज 82,500। अभी सैलरीज क्या है? हम लोग एम्प्लॉयज को देते हैं और एम्प्लॉयज को बोलते हैं पर्सोनल। अभी पर्सोनल एक्सपेंसेस ये डेबिट है, मतलब एक्सपेंसेस। तो पर्सोनल एक्सपेंसेस कहाँ पे है? 20 नंबर। तो हम ढूंढेंगे 20 नंबर। तो यहाँ पे 20 नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे सैलरीज। कितना है सैलरीज? सैलरीज दिया हुआ है यहाँ पे 82,500। So 82,500. So it is 82,500 salaries. नेक्स्ट है वेजेस। अभी वेजेस भी एम्प्लॉयज से ही रिलेटेड है, इसीलिए हम वेजेस भी वहां पे ही लिख देंगे पर्सनल एक्सपेंसेस में। तो वेजेस कितना है? 1,27,500। तो वेजेस भी यहाँ पे ही लिखेंगे हम लोग। 20 कितना है वेजेस? यहाँ पे वेजेस है 1,27,500। तो वेजेस 1,27,500। I will write here wages 1,27,500.
ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, अभी नेक्स्ट क्या है वेजेस के बाद, ऑफिस एक्सपेंसेस 71,250। अभी ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस में जाएगा, लेकिन कहाँ पे जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 21। तो 21 कहाँ पे है, 21 यहाँ पे है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑफिस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है 71,250। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 71,250। चलो ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस भी कहाँ पे आता है, इंश्योरेंस है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ही आएगा। ओके, या फिर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं उसको अदर एक्सपेंसेस में भी। तो बेटर है हम उसको अदर एक्सपेंसेस में ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। सो नंबर 1 इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 22,500। सो इंश्योरेंस 22,500। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट। अभी एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है कि हम लोग जब सेलिंग करते हैं, सेल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट का ज़रूरत होता है, तो ये जाता है एडवर्टाइजमेंट, जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। तो हमें देखना है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहाँ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे देखो 22। तो हमें 22 में उसको ट्रांसफर करना है। 22 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट। कितना है अमाउंट, कितना है एडवर्टाइजमेंट का, 37,500। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 37,500। ठीक है। अभी 37,500 हो गया। तो नेक्स्ट अभी आएगा बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग, गुडविल एंड पेटेंट्स, ये जो तीन आइटम है, ये जो तीनों आइटम है, ये तीनों आइटम क्या है, ये तीनों आइटम फिक्स एसेट्स है। हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट कहाँ पे है वो देखते हैं, 9, नंबर 9। तो ये जो देखो नंबर 9 पे हम लोग जाएंगे, और वो 9 पे हम ये तीनों आइटम क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं। ये तीनों आइटम मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ। बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल एंड पेटेंट्स। इसका अमाउंट कितना है वो अमाउंट भी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। अमाउंट भी ये इनका ये है 7,50,000, 1,87,500 गुडविल, एंड पेटेंट्स कितना है 1,50,000। चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स 9,37,500 that I will transfer in the balance sheet। बैलेंस शीट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे ट्रेड रिसीवेबल करके। अभी ट्रेड रिसीवेबल्स में यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स क्या है, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स, सो आई विल कॉपी एंड यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स कितना है, सन्ड्री डेटर्स अमाउंट कितना है 9,37,500। तो मैं यहाँ पे 9,37,500 ट्रांसफर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 10,35,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो वो ट्रेड पेएबल्स में आएंगे। ओके, तो ये यहाँ पे आएंगे ट्रेड पेएबल्स, मतलब क्रेडिट एंड ट्रेड पेएबल्स। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि नंबर क्या है, उस नंबर पे जाना है। अभी देखो यहाँ पे ट्रेड पेएबल किधर है, ट्रेड पेएबल, ये क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेएबल 6 नंबर में है। तो मैं 6 नंबर में जाता हूँ और यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स। और कितना अमाउंट है यहाँ पे 10,35,000। तो मैं 10,35,000 यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, 10,35,000। ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है मेरा, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में आएगा। तो जनरल एक्सपेंसेस
के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अदर एक्सपेंसेस में जनरल एक्सपेंसेस जाएगा। तो अदर एक्सपेंसेस में मेरा जो सेकेंड आइटम रहेगा वो मेरा रहेगा जनरल एक्सपेंसेस। कितना है जनरल एक्सपेंसेस? जनरल एक्सपेंसेस है मेरा 48,750। तो 48,750 मेरा जनरल एक्सपेंसेस में जाएगा 48,750। चलो अभी लास्ट आइटम बचा हुआ है फैक्ट्री रेंट। अभी ये जो रेंट वाला जो आइटम है और वो भी फैक्ट्री रेंट है, तो हम ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। ओके, तो हम या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। तो फैक्ट्री रेंट है, तो फैक्ट्री रेंट हम कहाँ डालेंगे? तो इनकम स्टेटमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहाँ पे है वो देखना है, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ फैक्ट्री रेंट। कितना है फैक्ट्री रेंट? 26,250। 26,250 फैक्ट्री रेंट है। 26,250 फैक्ट्री रेंट है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। हाँ, तो हाँ, तो अभी मेरे सब आइटम जो है, जो अकाउंट्स मैंने ट्रांसफ़र करने वाले हैं, वो सब मैंने ट्रांसफ़र करवा दिए हैं। अभी मुझे जाना है एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट तो आपको तो पता ही है कि वेरी सिंपल, 11 एंड 12 स्टैंडर्ड से हम लोग ने ये फर्स्ट एडजस्टमेंट देखा है। दैट इज स्टॉक ऑन 31st March 2023 वॉज वैल्यूड एट 5,40,000। इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का आपको तो पता ही है, इसके दो इफेक्ट आते हैं। एक तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज में एक इफेक्ट आएगा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक करके। कितना बोला है उन्होंने? क्लोजिंग स्टॉक 5,40,000। तो यहाँ पे हम 5,40,000 यहाँ पे लिख देंगे। 5,00,000। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा था 16,50,000, वो माइनस करना है, इसीलिए इसको माइनस साइन लगा देते हैं। ओके, तो ये ओपनिंग स्टॉक हमारा माइनस में आएगा 16,50,000। वो कौन सा ओपनिंग स्टॉक है? ये पहले वाला। ठीक है, चलो। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है? सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है, और वो भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में। एसेट साइड में किधर आएगा? एसेट साइड में आएगा वो इन्वेंटरीज में, 12 नंबर। इन्वेंटरीज का ही मतलब होता है स्टॉक। अभी 12 नंबर हमको ढूंढना है, कहाँ पे है 12 नंबर? और 12 नंबर पे हमें ट्रांसफर करना है ये। तो यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना बोला है उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक बोला है 5,40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 5,40,000 हम इधर ट्रांसफर करें। तो जो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो हमने क्लियर कर दिया। अभी सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा। गुड्स कॉस्टिंग ₹27,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 27,000 का गुड्स फायर में डिस्ट्रॉयड हो गया है, और इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 17,100 रुपया दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करूंगा थोड़ा। यहाँ पे टोटल कितना? 27,000 का लॉस, मतलब गुड डिस्ट्रॉयड, उसमें से हमें वापस मिलने वाला है 17,100। तो हमारा एक्चुअल लॉस कितना हो गया? 9,900 का। अभी इसमें तीन इफेक्ट आएंगे। एक तो आपको पता है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब उतने गुड्स हमारे क्या है, उसमें से निकल गए हैं, फैक्ट्री में से गए हैं, मतलब
उतने गुड्स हमारा लॉस मतलब डिस्ट्रॉयड हो गया कंप्लीट 27,000। तो उतना हम क्या करते हैं, आपको पता है 12th स्टैंडर्ड में हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, परचेस में से ही हम उसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, लेस फ्रॉम परचेस। तो हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में ही यहाँ पे जाएंगे, परचेस कहाँ पे है वो देखते हैं, परचेस यहाँ पे है। ये इस परचेस में से ही हम क्या करेंगे, लेस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितना कॉस्टिंग का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो यहाँ पे 27,000 का गुड्स हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया, तो -27,000। ये एक इफेक्ट हो गया। एक्चुअल लॉस कितना हो गया है हमारा, एक्चुअल लॉस हो गया 9,900। वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आपको पता है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में अभी यहाँ पे कहाँ पे आएगा, अदर एक्सपेंसेस में। तो थर्ड में हम लिख सकते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और गुड्स लॉस बाय फायर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कितना गुड्स हमारा लॉस हो गया है, एक्चुअली एक्चुअल लॉस कितना हो गया है, गुड्स लॉस बाय फायर कितना हमने निकाला है उसका 9,900। तो यहाँ पे हम 9,900, उसको माइनस नहीं करना है, ये तो डेबिट साइड पे आएगा। ओके, ये हो गया सेकेंड इफेक्ट। अभी थर्ड इफेक्ट जो है वो क्लेम वाला है। कितने का क्लेम हमें मिलने वाला है, 17,100 का। वो आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, और वो रिसीवेबल है, मतलब हमें वो मिलने वाला है। तो अदर एसेट्स में आप लिख सकते हैं इंश्योरेंस, अभी आप बोल सकते हैं कि सर आपने ट्रेड रिसीवेबल में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो रिसीवेबल है। लेकिन ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, ये हमारा क्लेम है, इंश्योरेंस क्लेम है। तो इंश्योरेंस क्लेम अदर एसेट्स में ही लिखा जाता है। कितना है, 17,100। तो यहाँ पे मैं 17,100 लिख देता हूँ। ओके, ठीक है। अभी तो सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा हो गया, उसका तीन इफेक्ट। तीन इफेक्ट कहाँ कहाँ पे दिया हमने, फर्स्ट इफेक्ट है परचेस में से लेस किया, कितना लेस किया, 27,000। आप देखोगे यहाँ पे परचेस में से हमने लेस किया है, ये फर्स्ट इफेक्ट 27,000। सेकेंड इफेक्ट हमने दे दिया है कि एक्चुअल लॉस कितना हो गया है, तो एक्चुअल लॉस 9,900 का, और क्लेम कितना मिलने वाला है हमें, क्लेम मिलने वाला है 17,100। तो ये यहाँ पे लिख दिया, तो तीन इफेक्ट हो गए। चलो नेक्स्ट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2700। आपको ये पता है कि प्रीपेड का भी दो इफेक्ट होता है, एक तो बैलेंस शीट एसेट साइड। तो पहले तो हम लोग लिख देते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड पे, और एसेट साइड पे हम लिखते हैं, अदर एसेट्स में ही लिखेंगे हम लोग। हाँ, ये देखो प्रीपेड वगैरह सब लिखना है, तो ये सब अदर एसेट्स में नंबर 15 में लिखना है। नंबर 15 कहाँ पे है, नंबर 15 यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे दिया है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है 2700। तो हम लोग यहाँ पे 2700 लिख देते हैं, ठीक है। अभी इसका दूसरा जो इफेक्ट होता है, प्रीपेड हम क्या करते हैं, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। अभी एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आ गया, सेलिंग एक्सपेंसेस में, सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे है। तो यहाँ से हम लेस कर देंगे उसको, लेस प्रीपेड। अभी कितना है प्रीपेड, प्रीपेड है 2700।
तो इनकम स्टेटमेंट में 2700, सो माइनस 2700 हम यहाँ पे लेस कर देंगे। तो इधर एक्चुअली तो 34,800 उसका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो हो गया। अभी प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी है, वेजेस है एंड एडवर्टाइजमेंट। अभी सैलरी, वेजेस एंड एडवर्टाइजमेंट, इसका दो इफेक्ट आता है। एक तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड एक आता है, और दूसरा इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस को ऐड करना है यहाँ पे। मतलब सैलरी में ऐड करना है, वेजेस में ऐड करना है और एडवर्टाइज में ऐड करना है। तो पहले हम ऐड करवा के लेते हैं। तो पहले तो हम इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। सैलरी, सैलरी मतलब क्या हो गया, पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस में सैलरी में हम ऐड कर देंगे, इधर नीचे लिख देते हैं ऐड। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग। ओके, कितना है आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग। सैलरीज कितना है, सैलरीज है 9000, तो हम यहाँ पे 9000 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 9000। ये एक इफेक्ट हो गया। अभी और एक इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में बाद में देंगे। वेजेस का भी ऐड करना है, तो यहाँ पे हम वेजेस का भी एक ऐड कर देते हैं। पहले इसको इंसर्ट करके यहाँ पे ऐड वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग। वेजेस में कितना है आउटस्टैंडिंग, वेजेस में आउटस्टैंडिंग है 4500, तो यहाँ पे 4500 लिख देते हैं। 4500, हाँ 4500। और क्या है आउटस्टैंडिंग, हेलो मोटो। और क्या आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और एक है एडवर्टाइजमेंट। तो हम एडवर्टाइजमेंट में अभी ऐड कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे गया एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना है आउटस्टैंडिंग, एडवर्टाइजमेंट का आउटस्टैंडिंग 2100, सो 2100 यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी ये तो हो गया एक इफेक्ट। अभी दूसरा इफेक्ट कहाँ पे देना है, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड पे हमको अदर लाइबिलिटी जो है उसमें देना है। तो अदर लाइबिलिटीज के लिए देखते हैं कौन सा नंबर है। अदर लाइबिलिटीज 7 नंबर है, तो 7 नंबर पे जाएंगे और उसको इफेक्ट दे देंगे। हाँ यहाँ पे 7। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 3 प्रकार के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। पहला है आउटस्टैंडिंग सैलरी, दूसरा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, और तीसरा है आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। ऐसे 3 प्रकार के ये है। यहाँ पे नंबर भी मैं चेंज कर देता हूँ। सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, और अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी क्या क्या अमाउंट है यहाँ पे, 9000, 4500 एंड 2100। 9000, 4500 एंड 2100। वही है ना, अमाउंट चेक करते हैं। 4500, 2100 बराबर है। तो दोनों इफेक्ट हमने दे दिए हैं, और वो बराबर दे दिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अभी डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 15% एंड पेटेंट्स बाय 10%।
अभी हमें इसका भी दो इफेक्ट देना है, एक तो आएगा डेप्रिसिएशन में और दूसरा आएगा लेस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एसेट्स। पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स देखते हैं कितना है और उसमें से लेस करके देते हैं। तो फिक्स एसेट है बिल्डिंग, बिल्डिंग को कितना डेप्रिसिएट करना है, बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है 15% एंड पेटेंट्स को 10% करना है। तो यहाँ पे इसका 15% हमें यहाँ पे लेस करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अभी 15% देखो मैं कैसे निकालता हूँ, इधर फॉर्मूला यूज करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई बाय 0.15 तो कितना होता है 15%, तो 1,12,500। लेकिन ये हमें लेस चाहिए तो मैं यहाँ पे माइनस का उसको साइन दे देता हूँ, तो माइनस ये। दूसरा डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है, दूसरा डेप्रिसिएशन है डिप्रिसिएशन ऑन पेटेंट। एक्चुअली पेटेंट राइट ऑफ करते हैं, पेटेंट्स कितना है, पेटेंट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन 10%। सो यहाँ पे हम माइनस साइन देंगे, इसका 10%, पेटेंट्स का 10%, तो मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो ये आ गया 15,000। अभी ये तो एक इफेक्ट हो गया, अभी दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन में देना है, कितना 1,12,500 एंड 15,000। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आ गया, डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में। तो देखते हैं डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा नंबर है, 23। तो 23 में हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स। तो अमाउंट तो चेंज होगा थोड़ा, अमाउंट वही रहेगा, कितना है 1,12,500 एंड 15,000। सो 1,12,500 और दूसरा है 15,000 और ये 15,000। चलो यहाँ पे लेस नहीं होगा, ये डायरेक्ट हम डेप्रिसिएशन लिख देते हैं यहाँ। यस, चलो तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया है। अभी हमें 6 एडजस्टमेंट करना है कि प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 10% ऑन सन्डी डेटर। अभी इसका तो इफेक्ट आपको तो पता है कि इसका फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला आता है अदर एक्सपेंसेस में, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद द बैड डेब्ट्स एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। लेकिन नॉर्मली हम फॉर्मूला इधर लिखते हैं अदर एक्सपेंसेस में, कि फॉर्मूला आपको पता है। अभी ये फोर्थ में मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, बैड डेब्ट एज, ये बैड डेब्ट्स एज ओल्ड बैड डेब्ट्स, ये है इस पर ट्रायल बैलेंस बोलते हैं उसको, ओल्ड, ये ट्रायल बैलेंस के हिसाब से होता है। फिर ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, वो होता है एज पर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट होता है लेस आरडीडी, ओल्ड, ये ओल्ड आरडीडी हो गया, एंड यहाँ पे ऐड न्यू आरडीडी या आरडीडी न्यू, आरडीडी न्यू। अभी जो बोला है बैड डेब्ट्स तो है ही नहीं है, ये 0 है, न्यू बैड डेब्ट्स भी नहीं दिया है प्रॉब्लम में, ओके, ओल्ड आरडीडी भी नहीं है। अभी यहाँ पे न्यू आरडीडी है, न्यू आरडीडी उन्होंने क्या बोला है कि आप क्रिएट करना है 10% ऑन सन्डी डेटर्स। तो यहाँ पे डेटर्स कितना है देखना है, ट्रेड रिसीवेबल सन्डी डेटर्स 9,37,500, उसमें से लेस करना है
लेस RDD कितना 10% है, तो यहाँ पे हमें माइनस इसका 10% लेना है, तो 0.10, तो 97,750 इसका इफेक्ट आता है। और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा 97,750, इधर 97,750, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो अभी यहाँ पे आएगा। इसका दो इफेक्ट होते हैं, एक तो अदर एक्सपेंसेस में डेबिट साइड पे ये 97,750 और दूसरा लेस फ्रॉम ईयर RDD 93,750 है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने कितना लिखा, 93 नहीं, 93,750, या तो उतना डिफरेंस आता था बैलेंस शीट में। तो चलो ठीक है, अभी ये भी हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट है पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है, वो तो हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेट प्रॉफिट तभी उसका ये हो जाएगा। तो अभी हमारा सेकेंड स्टेप भी खत्म हो गया। पहला स्टेप क्या किया, ट्रांसफर किया सब आइटम्स। दूसरा स्टेप एक एक एडजस्टमेंट को हमने इफेक्ट दे दिए, उसके दो दो इफेक्ट आते हैं, किसी के 3 इफेक्ट आए, इसके 3 इफेक्ट आ गए हैं। चलो ठीक है, अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप 1 से लेके आपको क्या करना है, टोटलिंग करना है, ये एक एक टोटल करना है। और ये जो 1 का टोटल है ये अभी मत करो, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो आएगा उसमें ऐड हो जाएगा, वो बाद में आएगा। सेकेंड का टोटल नहीं है क्योंकि कोई भी आइटम इसमें नहीं है, रिजर्व्स कोई भी नहीं है, 0। थर्ड में सिक्योर्ड लोन में भी कोई नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन में भी कोई नहीं है, 4 में, 5 में भी कोई नहीं है। 6 का टोटल है 13,35,000, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 13,35,000 6 का। 7 का टोटल ऐसे ही आएगा। आप सबका टोटल आप अगर करते जाओगे तो आपको वो टोटल यहाँ पे आते जाएगा। फिक्स एसेट का टोटल यहाँ पे आ गया, इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे आ गया, आप सबका टोटल लिख के मेन जो अपना बैलेंस शीट है इसमें लिख देना है। अभी आप देखोगे टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड एंड टोटल ऑफ एसेट साइड अभी टैली नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इनकम स्टेटमेंट का ये नहीं किया। इनकम स्टेटमेंट का भी क्या है, आपको टोटलिंग करते जाना है, यहाँ पे टोटल करना है इनकम स्टेटमेंट का, 16 का है, 17 का है, और वो मेन इसमें लिखते जाना है। 16 का 29,62,500, फिर इंक्रीज और डिक्रीज का माइनस आता है यहाँ पे, -11,10,000, और यहाँ पे इनकम आता है 18,52,500, और एक्सपेंडिचर आता है 26,99,550। तो यहाँ पे लॉस आता है एक्चुअली, और ये लॉस कितना है, 8,47,050, 8,47,050। टैक्स भी कुछ नहीं है तो ये, और ये अभी हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 0.50 करना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लाई बाय 0.50 करना पड़ेगा, 0.550। हाँ, तो देखो ये, तो कितना लॉस उनको बेयर करना है, राना को 4,23,525 और इसको 4,23,525। अभी यही हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है कैपिटल में से माइनस करेंगे, कितना है 4,23,525, तो 4,23,525। यहाँ पे हमने $4,23,525 यहाँ पे लिखना है लेस नेट लॉस। सेम यहाँ पे नेट लॉस हमें इसका भी माइनस करना है, माना का भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी यही इधर ट्रांसफर हो गया, तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट टैली हुआ दिखेगा। अभी ये माइनस
ये डिफरेंस कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं, ज़ीरो। तो ये टैली हो रहा है। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। I hope all of you have followed this and you will do this problem accordingly. ये फॉर्मेट आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए फॉर्मेट, और वो फॉर्मेट के हिसाब से आप करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।